पेपर लीक के खिलाफ कोहराम थमता नहीं दिख रहा है। संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी आज काली टी शर्ट पहनकर संसद में आए। विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। सरकार ने कहा कि वो नीट के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन रही। सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि वो नोटिस वाले विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। खबर यह भी है कि सीजेपी से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मिलने वाले हैं, लेकिन सरकार लगातार विपक्ष को छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए घेर रही है, तो विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गया है। इस पूरी खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए आज संसद में आखिर क्या कुछ हुआ? मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद में हंगामा चलता रहा। इसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक और छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के ऊपर चर्चा करने की मांग करता रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि पहले केंद्रीय एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद इसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने कहा कि हम इस मामले में चर्चा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, उनसे कहा कि आप इस मामले में चर्चा कराने के लिए समय, तारीख और रूल्स तय कीजिए। इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने भी संसद के अंदर बयान दिया। उनका कहा था कि सरकार पेपर लीक मामले में चर्चा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष इस मामले में जानबूझ करके हंगामा कर रहा है और संसदीय गरिमा को कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई और दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके लिए नियम और टाइम तय किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि चर्चा के लिए समय और रूल तय किए जाने चाहिए। जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि सरकार को छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील होना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। साथ ही विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर आना होगा। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया? फिर छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? नीट पेपर लीक के चलते सरकार के विरोध में दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने शर्त रखी है। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी।
बिल्कुल, देखिए जंतर मंतर पर अभी भी काफी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। जो ये धरना प्रदर्शन है नीट पेपर लीक के खिलाफ, वो 33वें दिन भी जारी है। यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से संपर्क किया गया। कल भी जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई। लगातार सरकार ने दूसरे दिन उनसे संपर्क किया और कहा कि वो बातचीत करने के लिए आगे हैं। लेकिन यहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इस बात की शर्त रखी है कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो किसी नेता मंत्री के घर पे जाकर मुलाकात नहीं करेंगे। अगर किसी को बात करना है तो वो जंतर मंतर पर आए या फिर किसी कॉमन प्लेस पर बातचीत की जा सकती है। तो ये शर्त रखी है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। इसी बीच जो आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे दिल्ली में जिस तरह से 20 जुलाई और उसके बाद भी धरना प्रदर्शन के दौरान काफी पत्थरबाजी हिंसा हुई। उसके बाद से पूरे कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली के कई सारे थानों में 10 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं और एहतियातन पूरे मेट्रो को बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखा जाए। खासतौर से जिस तरह से प्रधानमंत्री के आवास के पास कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता वहां पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, उसको लेकर एक सिक्योरिटी का पूरा एहतियात रखा गया है। और जिस मेट्रो के जरिए ज्यादातर छात्र यहाँ धरना प्रदर्शन में आते हैं दिल्ली में, उसको पूरी तरह से एक तरह से बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। जंतर मंतर पर 20 जुलाई के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदर्शन स्थल और आसपास के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। जंतर मंतर पर जारी धरना प्रदर्शन को देखते हुए आसपास के ज्यादातर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जी हां, दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए कुल 16 स्टेशन को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया गया है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने जंतर मंतर के पास मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल चौक पर और जिस तरह से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष की तरफ से लगातार चल रहा है, उसको देखते हुए अगले आदेश तक दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जिसमें जंतर मंतर समेत लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखम्बा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय पर जो इंटरचेंज फैसिलिटी है वो जारी रहेगी, यानी कि वहां से आप आसानी से मेट्रो बदल सकते हैं। लेकिन जो 16 मेट्रो स्टेशन इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के आसपास हैं, उनको एहतियात के तौर पर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से कई लोगों को तकलीफ भी हो रही होगी। हम यहाँ जानते हैं कि भाई आप मेट्रो में आए थे, मेट्रो तो बंद है। हाँ, मेट्रो में आए थे, मेट्रो बंद है। हम आए थे प्रोटेस्ट में। अच्छा, ये जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें आए थे। अब आए किस लिए थे वो तो आप लेकिन आपको ये मेट्रो बंद होने से क्या असुविधा हो रही है? मुझे कोई असुविधा नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा, कोई असुविधा नहीं। लेकिन ये मेट्रो स्टेशन को एहतियातन कहा गया है कि बंद किया है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद किया गया। सिक्योरिटी रीजन क्या, हम लोग आ भी नहीं सकते। हम लोग तो बम लेके नहीं आ रहे हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग आके अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जगह कम पड़ रहा तो हम लोग रोड पे तो आएंगे ही ना। सरकार हम लोग को बात क्यों नहीं मान रही है? एक जवाबदेही का बात है। मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी यदि वो अपना अकाउंटेबिलिटी लेते, जवाबदेही लेते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देते, हम लोग का भी मन शांत होगा और आगे से ऐसा कार्रवाई ना होगा, हम लोग को भी विश्वास होगा। कल केंद्रीय मंत्रियों ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और अनशन खत्म करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद वांगचुक को कल शाम सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देकर आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। स्पेशल डॉक्टर की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। वहीं वांगचुक का अनशन अब भी जारी है। चलिए अब आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इसी बीच शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एनसीपी नेता शरद पवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। इसके पहले शरद पवार जंतर मंतर पर चल रहे CJP के प्रदर्शन में पहुंचे थे और वहां उन्होंने अभिजीत दिपके से मुलाकात की थी।
चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। खराब ग्लोबल संकेतों का असर आज शेयर बाजार पर साफ दिखा। दिन भर बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 715 अंक गिरा तो निफ्टी 191 अंक फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था और आज बाजार में ट्रंप के टैरिफ और कच्चे तेल में उबाल की मार देखने को मिली। और आज अगर क्लोजिंग लेवल की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 200 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है करीब। और अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिला और बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो इंडिया विक्स यहाँ पर 5.5% का जंप देखने को मिला है और एफएमसीजी और ऑटो को छोड़कर सारे ही इंडेक्स ऐसे थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल, पीएसयू बैंक, आईटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, कैपिटल मार्केट सारे ही इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर लिस्ट में शामिल है इंटरग्लोब एविएशन। क्रूड में जो उबाल है वहां से यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल यहाँ पर भी कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फोसिस कल नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले शेयर 2% गिरकर बंद हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी 2% की गिरावट देखने को मिली। अगर आज के चुनिंदा कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स आए और यहाँ पर 5.5% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा नेस्ले इंडिया यहाँ पर भी नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड ये दोनों स्टॉक भी थे जिन्होंने निफ्टी कंट्रीब्यूट किया। एक और स्पेस आज फोकस में था वो है फार्मा स्पेस। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है। जो जेनरिक दवाएं हैं उन पर 2 साल के लिए 0 टैरिफ होगा, लेकिन उसके बाद 100% और उसके बाद चौथे साल में यहाँ पर 200% के टैरिफ का ऐलान किया। उसके बाद पूरा ही फार्मा स्पेस जो है फोकस में रहा और ये सारे इंडेक्स थे जिनमें आज गिरावट देखने को मिली। तो आज के बाजार का मूड और माहौल काफी खराब देखने को मिला। अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखने लगा है। क्रूड $94 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रेड सी में समुद्री ट्रैफिक बाधित हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। आखिर तनाव कितना बढ़ चुका है और इसका तेल से लेकर दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, समझते हैं हरमाज फटाकिया से। बताइए हरमाज। तेल की कीमतें जो है अब उफान पर चल रही है। ब्रेंट क्रूड फिर से $95 के पार निकल चुका है। जून की शुरुआत के बाद की ये सबसे ऊंचे स्तर हमें कच्चे तेल में देखने मिल रहे हैं और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 24 घंटों में जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी है। सबसे पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से कल जब पूछा गया कि ये जो हाउथी संगठन जो है वो नाकेबंदी करने वाली है सऊदी अरब की रेड सी में, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर हाउथीज ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो यूएस इस बात का जवाब देगा। और साथ ही साथ ईरान से वो अभी मिलने के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है जब तक ईरान जो है गंभीरता से बातचीत नहीं करना चाहता और एमओयू पर अमल नहीं करना चाहता, तब तक यूएस को भी ईरान से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कल साफ कर दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि पिकैक्स माउंटेन, जिसको यूएस को शक है कि वो ईरान का एक परमाणु ठिकाना है, वहाँ पर भी वो जल्द हमले कर सकते हैं यहाँ। और इसके जवाब में ईरान ने ये कहा कि अगर उनके परमाणु ठिकानों पर हमले हुए तो पूरे रीजन में जो है युद्ध जो है वो और बढ़ सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। और एक और वजह वो तेल की कीमतों की बढ़ने की ये भी है कि कैस्पियन ब्लैक सी में जो है कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम टर्मिनल पर कई हमले हुए हैं और ये पाइपलाइन ऐसी पाइपलाइन है जहां पर कजाकिस्तान का जो है काफ़ी सारा तेल जो है एक्सपोर्ट होता है। लगभग 80% कजाकिस्तान का तेल इस पाइपलाइन से जो है एक्सपोर्ट होता है। वहां पर हमले हुए हैं और उस वजह से एक्सपोर्ट्स को जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। और हाउथीज़ ने धमकी जो दी थी उसके बाद 3 ऐसे टैंकर्स हैं रेड सी से जो यू टर्न ले चुके हैं। एक जो ऑयल टैंकर था वो भारत आ रहा था, एक ऑयल टैंकर जो है चीन जा रहा था और तीसरा टैंकर जो है पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। तीनों ने जो है यू टर्न ले लिया है। ये इमेजरी कह रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। और गोल्डमैन सैक्स ने भी ये चेतावनी दी है कि ये तेल की कीमतें जो उफान पर फिलहाल है वो और ऊपर जा सकती है, $120 तक जा सकती है अगर ये डिसरप्शंस और कुछ देर तक चलते रहे तो। हालांकि ये उनका बेस केस नहीं है, उनका बेस केस अभी भी यही है कि $80 से $85 के बीच में तेल की कीमतें बनी रहेंगी। अगर ये डिसरप्शन ना भी रहा तो ये उनके साल अंत आते आते के फॉरकास्ट है। लेकिन फिलहाल के लिए तेल की कीमतों में उछाल है। $95 के पार ब्रेंट क्रूड निकल चुका है और डेवलपमेंट्स जो है वेस्ट एशिया के वो किसी भी तरह से एनकरेजिंग तो नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तरफ क्रूड की तेजी ने बाजार का मूड खराब कर दिया तो दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ से फार्मा इंडस्ट्री की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका में जेनेरिक दवाओं के इंपोर्ट पर ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस ट्रंप के टैरिफ का रोड मैप क्या है और इसका फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, बता रही है कंचन।
जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ का जो ऐलान है वो हो गया है। 1 अगस्त 2026 से जो जेनरिक दवाइयां हैं उस पर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए जीरो टैरिफ हमें लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बात करें साल 2028 की, तो वहां से जो टैरिफ है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा सीधा 100% का। और यही नहीं बल्कि अगर आप बात करेंगे उसके 1 साल बाद की, यानी कि साल 2029 की, तो टैरिफ आपको बढ़ के सीधा पहुंचता हुआ दिखाई देगा 200% पे। अब इसके पीछे का मकसद सोच रहे होंगे, मकसद ये है कि जो अमेरिका है वहां पे जेनरिक दवाइयों का जो प्रोडक्शन है यूएस इस टाइम पे वापस यानी कि रीशोर करना चाहता है। यह ध्यान रखिए इसमें एक चीज, जो ब्रांडेड और साथ में पेटेंट मेडिसिन है उसके ऊपर टैरिफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो बदलाव है ये आपको जेनरिक मेडिसिन में आता हुआ दिखाई देगा। अब ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया यूएस का जो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो 40% जेनरिक दवाई का सप्लाई करता है, यानी कि एक्सपोर्ट की टर्म में हम बात करें तो करीब करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया से होता हुआ दिखाई देता है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें यूएस एफडीए के प्लांट्स की, तो करीबन 670 प्लांट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है यूएस एफडीए की तरफ से। अब काफी सारी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है और कुछ के लिए न्यूट्रल भी है, तो एक बार उसको विजिट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑरबिंदो फार्मा की, तो वहां पे अगर हम देखें यूएस में इनकी काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, जिससे यहाँ पे एक फायदा जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। सेंड्रस फार्मा की बात करें तो यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग इनकी मौजूद है, तो फायदा यहाँ पे संभव है। नेगेटिव सेंटीमेंट की अगर बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सिप्ला और जाइडस, बिकॉज यूएस में इनकी कुछ उपस्थिति है लेकिन एक्सपोजर कवर करने के लिए काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो संभव है। बायोकॉन की वहीं बात करी जाए तो इंडिया और मलेशिया यूनिट्स पर इसकी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, यूएस में काफ़ी लिमिटेड इसकी एक्सपोजर है, तो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रल स्टांस की, तो एल्केम और टोरेंट, बिकॉज इनकी पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है, लेकिन यूएस जेनरिक रेवेन्यू पे इनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी कम है। अब मैंने बात करी एक्सपोजर की, तो कंपनी वाइज मैं आपको वो भी सामने दिखा देती हूँ। ऑन एन एवरेज 42 to 22% का एक्सपोजर है यूएस में। जैसे कि ल्यूपिन का हम देखें तो 42% का, ऑरबिंदो, ग्लेनमार्क, जाइडस 40% का। वहीं बात करें अगर सन फार्मा और सिप्ला की, तो 29% और 22% का एक्सपोजर यहाँ पे भी है। अब अगर ये जो टैरिफ है इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो हो सकता है जेनरिक दवाइयाँ हमें 5 से 10 गुना तक महंगी आती हुई दिखाई दे। दवाइयों का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि दवाई कौन सी है और साथ में जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, और कहीं पे तो हो सकता है कि हमें इमीडिएट इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे 25 से 30% का, और ओवरऑल जो प्राइस हाइक की अनुमान लगाया जा रहा है 50 से 70% का लगाया जा रहा है। जगत और इंडस्ट्री को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार के वन नेशन वन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लागू करने को लेकर वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। ये वर्किंग ग्रुप 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। पूरी खबर दे रहे हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी। देखिए जी, काफी लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी कि एक देश में एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ही देश भर में कारोबार करने की मंजूरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही थी कि हर राज्य में अलग अलग बिजनेस करने के लिए अलग अलग राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कारोबारी या फिर कारोबार जगत को लेना पड़ता था। इसकी वजह यही थी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो आपस में बंटवारा है, सेंटर अलग से जीएसटी वसूलता है और स्टेट अलग जीएसटी वसूलते हैं। ऐसे में ये एक काफी पेचीदा स्थिति थी। इसकी वजह से कारोबारियों को काफी लंबे समय से परेशानी हो रही थी। लिहाजा अब सरकार ने खासतौर से जो सीबीआईसी है उसने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है। उस गठन करके ये कोशिश की जा रही है जानने की किस तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। इसके लिए खासतौर से जो उपाय सुझाए गए हैं उसमें कहा गया है कि जैसे एक पैन के साथ मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर एक कारोबारी के पास अलग अलग राज्यों में बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसको उसके पैन कार्ड के साथ अगर उसको जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अब इस मुद्दे में और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, विदेशों में किस तरह की व्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों पर ये वर्किंग ग्रुप जो 11 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप है वो चर्चा करेगा और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। खासतौर से बात है कि सरकार भी चाहती है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, खासतौर से जो कारोबारी और इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मोर्चे पर मिलनी चाहिए, और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास का नतीजा है कि ये जो वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया गया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब इसकी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को जीएसटी काउंसिल में रखा जाएगा और हो सकता है कि इसको लेकर सेंटर और स्टेट में आपस में सहमति बने और मल्टीपल जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कारोबारियों को कराना पड़ता है उससे उनको मुक्ति मिल जाए।
चीनी के साथ साथ खाद्य तेल के दाम भी त्योहारों में उपभोक्ता की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते जून महीने के अंदर आयात में गिरावट भी देखने को मिली है। क्या होगा उपभोक्ता पर असर, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। वेस्ट एशिया वार की शुरुआत के साथ ही खाद्य तेलों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगी हैं। खासतौर पे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएसए जैसे देश अब खाद्य तेलों का इस्तेमाल बायोफ्यूल्स के लिए कर रहे हैं, तो खाने के तेल के लिए इसका इस्तेमाल अब कम हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई काफ़ी कम हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का करीबन 60% के आसपास खाद्य तेल आयात करता है। अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ तो कीमतों में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन वहीं मैं अगर 1 महीने की बात करूं तो खाद्य तेलों की कीमतों में 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। और अगर मैं जून महीने की बात करूं तो जून महीने में खाद्य तेल का इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है। पिछले साल के मुकाबले खाद्य तेल के इंपोर्ट में 30% की कमी आई है। तो इसका असर आप आने वाले दिनों में त्योहारों के दिनों में देख सकते हैं। खासतौर पर कि सितंबर से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, तो उस दौरान आप खाद्य तेलों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होती हुई भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश अब आफत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं लैंडस्लाइड और बादल फटने से तबाही मची है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम के बिरवा में फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया, जैसे वो ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि ताश के पत्तों से बनी इमारत हो। वही माता वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हो गया। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने से पहाड़ी से मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया। लैंडस्लाइड अर्धकुमारी से भवन के बीच बने हुए रास्ते पर हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पहले से ही रोकी हुई थी। उधर पुंछ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक पुल बह गया। पुल के बहने से करीब 20 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों को टूटे हुए पुल से जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाल ली है। साथ ही पुंछ में बादल फटने से भारी तबाही मच गई और बादल फटने के महज 10 मिनट में एक 4 मंजिला मकान भरभरा कर मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत की आशंका है। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5 सदस्यों के शव मलबे में दबे या तेज बहाव में बह जाने की आशंका है। राहत टीमें लगातार तलाश अभियान चला रही है। वही हिमाचल में बारिश के रेड अलर्ट के बीच कांगड़ा की बोह घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मची। बादल फटने से तेज रफ्तार के साथ ढेर सारा पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। अचानक आए सैलाब में करीब 6 मकान बह गए, जबकि कई गाड़ियां और दुकानें सैलाब के साथ आए मलबे में दब गई। कई जगह तो पेड़ भी पानी के तेज बहाव से उकड़ गए। जम्मू संभाग में कई दिनों से जारी भारी बारिश के बीच रियासी जिले में सलाल डैम के सभी गेट आज भी खुले हुए हैं। डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे नदी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से चिनाब नदी, नालों और अन्य जलधाराओं से दूर रहने की अपील की है। असम में बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। आपको बता दें, असम के 16 जिलों में 5,64,600 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखा जा रहा है, जहां 13 लोगों की मौत हुई है। असम में 872 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। पूरे राज्य में 71 राहत शिविर बनाए गए हैं। असम के शिवसागर में बाढ़ आने से कई लोग अपने घरों में ही फंस गए हैं। जिनके मकान पानी में डूब गए, लोग मकानों के छत पर पानी से बचने के लिए बैठे। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और इसका मोर्चा संभाला है वायुसेना ने, क्योंकि बाढ़ आने से रास्ते पानी में डूब गए हैं। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है।